राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं इरफान और आज हमारे साथ हैं मशहूर म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया। 1927 में मुंबई में पैदा हुए वनराज भाटिया लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नाडिया बुलांगीर और हार्वर्ड फर्गूसन के साथ पेरिस कंजर्वेटरी में पढ़े वनराज भाटिया को कई अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं और ज्यादातर वक्त उनका विदेशों में गुजरता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेस्टर्न म्यूजिक डिपार्टमेंट में इंचार्ज रहे वनराज भाटिया ने बाद में हजारों एडवर्टाइजिंग जिंगल्स, कॉरपोरेट फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में संगीत दिया। जिन सबसे ज्यादा फिल्मों में वनराज भाटिया का संगीत सुनने को मिलता है वो है मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल की फिल्में और वो फिल्में जो नए सिनेमा के उस दौर में बन रही थीं। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक झलक वनराज भाटिया के रचे संगीत की। ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः। मुझे बताइए वनराज जी, ये जो फिल्मों के मधुर गाने हैं, फिल्मों के खासतौर पर 50s से 60s तक के गाने, वो म्यूजिक कंपोजर्स के बल पर खड़े हुए या अरेंजर्स के? देखो, मैंने ये जो म्यूजिक कंपोजर्स थे ना, हारमोनियम कंपोजर्स थे, पढ़े लिखे खास नहीं थे। न्यू थिएटर, बॉम्बे टॉकीज छोड़ के ये लोग पंजाब, यूपी बेसिकली, और अरेंजर्स को बुलाते थे, गाना गाते थे और अरेंजर्स उसका कोई सेंस बनाता था, बिकॉज हारमोनी का सेंस नहीं था जब ये जो गाने थे, ना पढ़े लिखे ना कोई म्यूजिक का बारा। जी। साउंड जो क्रिएशन हुआ वो अरेंजर्स के हिसाब से हुआ है। जैसे सेबास्टियन जो शंकर जयकिशन का अरेंजर था, जब भी सेबास्टियन गोवा चले गया उन लोग का म्यूज़िक पहले जैसा लगा ही नहीं। जैसे ओपी नायर का है, उसका अरेंजर कौन बोला आपने? किशोर देसाई। किशोर, वो बाद में छोड़ दिया था, उसको कहीं और गया, तो ओपी नायर का भी आवाज़ अलग ही लगा। नौशाद का भी यही हालत था। मोहम्मद शफ़ी उसका अरेंजर था, तो उसका झगड़ा हुआ दोनों का, मोहम्मद शफ़ी चले गया तो नौशाद का म्यूज़िक भी अलग लगने लगा, क्योंकि इन लोग को कोई कंट्रोल नहीं था ना साउंड के ऊपर, सिर्फ मेलोडी पे कंट्रोल था। मेलोडी खुद बनाते थे, अरेंजर्स अरेंजमेंट करते थे, पर इन लोग को ना ऑर्केस्ट्रेशन मालूम था, न नोटेशन मालूम था, न रेंज क्या होती है वो मालूम था, कुछ भी नहीं। सिर्फ गाने का ट्यून मालूम था, बाकी कुछ भी नहीं। पर ये जो ट्यून बनाते थे वो बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे आप जानते हो जी।
सो अरेंजर, ट्यून बिगर अरेंजर क्या करेगा? कुछ भी नहीं। और अरेंजर बिगर ट्यून नहीं कुछ होता है। ये सब रिलेशन जो दोनों की है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि विदाउट ट्यून यू कांट हैव अरेंजमेंट, विदाउट अरेंजमेंट द साउंड वोंट साउंड द सेम। समझ गए ना? तो एज यू से विच कम्स फर्स्ट, द एग और द hen ऐसी बात है। पर एवरी टाइम द अरेंजर्स लेफ्ट देम, देयर म्यूजिक नेवर साउंडेड द सेम, कभी भी नहीं। अरेंजर्स वैसे करता क्या था वनराज जी, उसका रोल क्या था? Everything is done by arranger. First of all, he writes down the melody. Then he writes down appropriate harmony for each bar. Okay. From that, he takes the string parts, he writes those down. But basically, even the arrangers were not that well trained as such. They were top heavy, means violin parts जो थे ना, वो सब अरेंजर करते थे। जो नीचे के जो पार्ट्स थे ना, वो धमाल से भर देने का। समझ गए? बेस ठीक होनी चाहिए, पर बेस प्लेयर, फॉर इंस्टेंस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक बेस प्लेयर था, एडी। जब भी मर गया वो, तो बेस ही नहीं रहा कुछ। बेस क्या होता है वनराज जी? ये जो आपकी इमारत है ना, बेस सबसे नीचे जो फाउंडेशन, बेस का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, डबल बेस होता है, चेलोस बजाते हैं कभी, जो लोअर इंस्ट्रूमेंट्स है ना, दे सप्लाई द बेस साउंड। नाउ बेस बिगर आपका ट्यून लूला हो जाता है। समझ गए? ऑर्केस्ट्रेशन लूला हो जाता है। दैट इज द फाउंडेशन। तो हार्मनी के हिसाब से बेस आती है। इसे किसी एग्जाम्पल से, किसी इलस्ट्रेशन से समझाइए ना सही। किसी गाने में ये कहाँ सुनाई देता है और कैसा लगता है? सिंपल गाना, तारा डी रा रा, सपोजिंग दी धा, सो बेस बजे धा डी डी धा 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 धा, ये बेस आएगा नीचे। ती ती धा रा, ये बेस बजाएगा, तभी ट्यून में इसको सपोर्ट मिलेगा। खाली ऊपर का जो है ना, नीचे कुछ नहीं होएगा तो नंगा होता है वो। जी जी। नीचे भी चाहिए, ऊपर का मेलोडी है। पहले तो गाने का मेलोडी आती है, उसके ऊपर ऑर्केस्ट्रा, वायलिन से, वायलिन लोगों को मालूम था, बिकॉज मेनी ऑफ द अरेंजर्स देमसेल्व्स वर वायलिन प्लेयर्स। तो वायलिन आता था इन लोगों को। पर बेस जो है ना, सबको नहीं आता था जैसे करना चाहिए वैसे। जब भी अभी आर.डी. बर्मन देखो, वेरी नॉलेजेबल, उसका बेस शायद खुद करता होएगा, नहीं तो सजेशन करता होगा कि ये चाहिए मेरे को, तभी इमारत खड़ी रहती है। बेस बिगर इमारत नहीं खड़ी रहती है। खाली ढोलक तबले से नॉइज बनता है ना। ये लोग, मेनी ऑफ देम रिलाइड ओनली ऑन ढोलक तबला। ढोलक तबला से बेस नहीं मिलती है, आवाज़ मिलता है, रिदम मिलता है आपको। पर जो बेस चाहिए, जो स्ट्रक्चरल बेस चाहिए, उसके बिगर गाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये बताइए वनराज जी कि फिल्म सॉन्ग जब नहीं था, और फिल्म सॉन्ग की नाम की जो चीज थी वो नहीं थी, अब से कोई 100 इयर्स पहले जब वो आई तो वो एक बिल्कुल नई चीज थी। वो क्या नयापन था उसमें? अभी सुनिए, आई एम ब्रॉट अप ऑन बाल गंधर्व म्यूजिक, जो संगीत नाटक म्यूजिक था, और गुजराती प्लेज। तो उसमें ये फिल्म म्यूजिक का तो कुछ था ही नहीं। और जो पुरानी फिल्में थी, उसमें क्लासिकल गाने होते थे, बिब्बो वगैरह सब गाते थे, हारमोनियम, तबला, ये। फिर पीपल फाउंड के खाली हारमोनियम तबला लगाने से और यहाँ सितार, यहाँ सरोद लगाने से उसको बॉडी नहीं मिलता है गाने को। वो तो है। बेसिकली क्या हुआ था, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब लड़ाई का सीन चालू करो, पहले लड़ाई करते थे, उसके सीन में तबला हारमोनियम लगाते थे, उससे लड़ाई का इम्पैक्ट नहीं आता था। पुरानी फिल्मों में जो भी लड़ाई का सीन आता था, मारा मारी ये करे वो करे, तो तबला हारमोनियम में होता था।
फिर आस्ते आस्ते पियानो डाला उसमें, आस्ते आस्ते दूसरे वेस्टर्न म्यूजिक डाल, तो कुछ बॉडी लाने के लिए उधर से फिर गाने के अंदर भी ये आने लगे हैं, समझे ना। पहले नहीं था ऐसा सब, बिल्कुल नहीं था। न्यू थिएटर्स में तो हमेशा था बेस ब्यूटीफुल, बिकॉज जो इनके म्यूजिक डायरेक्टर्स थे बोराल वगैरह, उन लोग को बहुत माहिती था म्यूजिक का। और उन लोग का अभी विद्यापति के गाने अभी भी ऐसे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है ना, सॉलिड फाउंडेशन है, ऊपर का ऐसा आलतू फालतू नहीं है, सॉलिड फाउंडेशन है, तभी अच्छा लगे। डोले हृदय की नहीं था, नीचे का फाउंडेशन इतना ब्यूटीफुल है जी। They knew how to write music. Most of them have literature of Western music also. तो ये क्या है, जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस आया, इससे ही अपना फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आई है, अच्छा लगे या ना लगे, तो यही मेन था। ओपी नायर ऐसे पीछे से ले आया, वेस्टर्न जैज, बिबॉप, हॉन्की टैंक, ये सब ओपी नायर लाया। वनराज जी, ये जो अलग अलग इंडिविजुअल जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, उनका भी रोल फिल्मों के म्यूजिक में बिल्कुल अलग तरह का रहा है। कुछ कहिए तो उनके बारे में, जो इंडिविजुअल बजाने वाले इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे हैं। There were some very fine instrumentalists we had, like you said, Zareen Sarod, Manori flute, Ramnaran Sarangi, Sultan Khan Sarangi. ये the best thing to do is, इन लोग के लिए ज़्यादा लिखना करना ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ट्यून बजाइए, इनको छोड़ दीजिए, आप आपके हिसाब से देखो कैसे करते हो, तभी ठीक होता है। बिकॉज बेसिकली दे आर इम्प्रोवाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे आर वेरी गुड ईयर्स। अभी सैक्सोफोन फॉर इंस्टेंस, जब भी मनोहर यूज्ड टू प्ले सैक्सोफोन, थोड़ा सा लिखा रहता, बाकी खुद का, समझ गए ना, बहुत पॉपुलर हुआ था सैक्सोफोन। और ही वॉज वेरी गुड, मनोहर सिंह सैक्सोफोन एज वेल एज फ्लूट, वॉज एक्सेलेंट। ऐसे तो बहुत थे अपने, अभी हरिप्रसाद भी मेरे लिए बजाया है लोग, क्या नाम, शिव कुमार, ये लोग सब मेरे लिए बजाया। मैं क्या करता था, मैं जैसा नेहरू डॉक्यूमेंट्री बनाया, बहुत दोनों ने बजाया उसमें, तो मैं ऑर्केस्ट्रल बैकग्राउंड देता था। जी जी। तो उसमें क्या है, आई यूज्ड टू लाइक दैट प्रिजन सीन, जब भी नेहरू प्रिजन में है, देख रहा है ऊपर कि बारिश आ रहा है कि नहीं, ये सब, तभी आई हैड मेड एन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स। संतूर बजाने वाला था शिव कुमार, कोई लिखा नहीं मैं ऊपर, बोला देख शिव, ये ऐसे ऐसे हारमोनी यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, अब सुनिए, और ये हिसाब से आप इम्प्रोवाइज़ कीजिए ऊपर। बहुत अच्छा हुआ है, लोग को एक ऐसे पकड़ के भी रखा है और छोड़ भी दिया है, तभी कुछ होता है। हरी से भी ऐसे ही किया था, फ्लूट का जो पार्ट आता है उससे दोनों साथ में आते हैं, तो हरी को भी ऐसे ही किया। मैं तो हरी तो पता है ये हारमोनी तो बड़ी अजीब है, मतलब कुछ नहीं, तू सुन आ जाएगा, और अजीब हारमोनी लगता था, मैं इधर से उधर जाए, इधर से उधर जाए, इधर से, पर इन लोग का म्यूजिकल सेंस इतना अच्छा था ना, तो मैच कर देते थे उसके ऊपर। सो वन वे आई गिव देम फ्रीडम, वन वे इनको पकड़ के रखा मैं, कि उसके बाहर नहीं जा सकते इन लोग, उसके ऊपर जितना करना करो, समझ गए जी। हम लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को तो जानते हैं, इसके अलावा भी खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं पुराने ज़माने में। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे पुराने ज़माने के, पुराने दौर के? पूरा ब्रास सेक्शन मिलेगा, ट्रॉम्बोन्स, ट्रम्पेट्स, ट्यूबा, ये सब मिलेगा। फिर आपको मिलेगा फ्लूट, क्लैरिनेट, ओबो, बसून तो थे नहीं उस टाइम। फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, जैसे नानखटाई ट्रम्पेट मैं लाया उठा के, जो राज कपूर की फेवरेट ट्रम्पेट थी, वो प्लेयर आदमी था,
का गोवन था, कहाँ की मलाड बलाड रहता था, तो उसको पकड़ के ले आया और भूमिका का गाना है ता डी रा रा टा डी डू टी रा रा, बस इतना ही बजाता है वो ट्रम्पेट के ऊपर। फिर कौन से गाने में? सावन के दिन आए सजनवान मिलो आन मिलो, तो स्टार्टिंग में ट्रम्पेट है ऊपर। राज कपूर का फेवरेट था, तो वो बजाता है हाई ट्रम्पेट, कॉर्नेट, एक्चुअली कॉर्नेट बोलते हैं उसको। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और कुछ नॉन इंस्ट्रूमेंट्स भी जो कुछ फेंकी हुई चीजों को बना लेते थे, जैसे कि आर.डी. बर्मन कुछ किया करते थे। मैंने नहीं किया ऐसा, आर.डी. करता होगा, मुझे नहीं मालूम। जैसे कि वो कार के बोनट पर भी खड़े होकर म्यूजिक बना लिया करते थे। ये सब बहुत इन्वेंटिव था। आर.डी. वॉज वेरी इन्वेंटिव एंड नया नया लगाता था, पर चोरी तो वो भी करता था। जो उसका जो गाना है वो महबूबा ला 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 ला, ये कौन सी फिल्म का है वो? हाँ, और पूरा गाना फॉरेन का है, उठा के ले आया इधर और गाया खुद ने। खैर, चोरी तो वनराज जी कोई खास बात नहीं है, सब किया करते थे। सलील चौधरी ने की, सी रामचंद्र ने की, आज बहुत से लोग करते हैं, आपने भी की होगी। मैंने नहीं किया है, मैं चोरी नहीं करता हूँ, अभी तक नहीं किया है, नहीं करना है मुझे। चोरी करते हैं, पनघट का जो ट्यून है नौशाद का, और उसका थोड़ा है मोहे पनघट पे छेड़ गयो, ये नौशाद का ट्यून नहीं है। बिंदानाथ बिंदादीन ये बराबर उसका ट्यून है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इंडियन मेलोडी और वेस्टर्न हार्मनी इन दोनों को मिलाकर ही गाने बनते हैं, इन दोनों को कैसे समझें? मेलोडी बिगर हार्मनी नहीं है, हार्मनी बिगर मेलोडी बराबर नहीं आती है। जो मेलोडी का उठाव आता है वो हार्मनी से आता है। अभी देखिए, सिंपल मेलोडी, फोक मेलोडी जो मैंने जुनून में लिया है, गिर आई कारी घटा मत बारी सावन की आई बहार, कारी घटा मत बारी, गिर आई कारी घटा मत बारी, सावन की आई बहार रे सावन। 3 अंतरे है और 1 मुखड़ा है। अंतरे का मेलोडी सब एक है, कोई फर्क नहीं है। मुखड़ा का भी एक ही मेलोडी है, कोई फर्क नहीं है। पूरा गाना अलग लगते रहता है, क्यों? मेरा अरेंजमेंट के वजह। जब खिल गए हथेली मेहंदी के बूटे, अलग ही है। ढूंढूं मैं बलमा की बारे, तो म्यूजिक नीचे चल रहा है वो अलग ही है। तो हर एक अंतरे पे अलग अलग म्यूजिक है, पूरा A to Z अरेंजमेंट है उसका पूरा। और ए जो पहला अंतरे का म्यूजिक है वो दूसरे में ना चले, दूसरे का तीसरे में ना चले। और कंडक्टिंग कैसी ने किया था जी। तो ये से तो गाने का उठा होता है। अच्छा देखो दूसरा गाना सिंपल, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, सिंपल गाना है तिलक का मोद। बदल गई मैं तो एक नजर में, बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमने मिला दिया तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। इतना पॉपुलर है अभी भी नॉर्थ में, क्यों? उसकी जो हार्मनीज देखो नीचे, उसका उठाव देखो, सब ये सब ऐसा मेलोडी और हार्मनी जब भी ऐसे मिलेंगे तभी गाना ऊपर आएगा, नहीं तो नहीं। जो हार्मनी गलत होएगी तो मेलोडी क्या करेगी?
अब वो दौर खत्म हो गया जो कोलैबोरेशन में गाया बजाया जाता था, उस पर भी आप कुछ कहिए। अभी का म्यूजिक जो है ना, जैसे फ्रोजन प्रॉन्स खाते हैं कि फ्रेश प्रॉन्स खाते हैं, इतना फर्क है। फ्रोजन प्रॉन्स फ्रोजन खाओगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा, उसको या तो जेल करना पड़ेगा नहीं तो कुछ और मसाला मारना पड़ेगा अंदर। तो ये बात है। यहाँ अभी मेलोडी का दिन चले गए। मेलोडी किसको, खाली रिदम चाहिए और नॉइज़, बेसिकली रिदम और नॉइज़। और वर्ड्स का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या वर्ड्स है? एक ऐसे कचरे कचरे गंदी गंदी बात, ये क्या वर्ड्स है? गंदी गंदी बात आई, बहुत पॉपुलर चले गई। अभी किसको सुनना नहीं है गंदी गंदी बात। अभी कुछ वोडका का है ना, क्या है गाना, वोडका 4 बॉटल पीता हूँ, ये करता हूँ, कितना दिन चलेगा ये? वर्ड्स का भी कोई मतलब होना चाहिए ना। खाली खाली रिदम के लिए वर्ड डाल दिए, पॉपुलर बन गया, ख़त्म। इन लोग को यही चाहिए, एक गाना चला, पैसा बना लिया, फिर जाने दो उसको। आखिरी सवाल पूछता हूं वनराज जी, जो शायद आपको बुरा भी लगे। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स पॉपुलैरिटी चार्ट में बहुत दिनों तक बने रहे, उनको, क्योंकि आप भी उस जमाने में काम कर रहे थे और वो भी काम कर रहे थे, और अगर पॉपुलैरिटी चार्ट देखें तो वो उस तरह से आपकी उस लीग में नहीं है, बल्कि उनके गाने, उनकी पॉपुलैरिटी अलग तरह की है, तो क्या आप उनको एक नीची नज़र से देखते हैं? मैं अलग उनसे, मेरा कोई ढंग, सोचने का ढंग, म्यूज़िक का ढंग, ट्रेनिंग वगैरह उनसे अलग था सब। जो मैं जानता था इन लोग को, कोई एनमिटी भी नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर इन लोग का रास्ता एक तरफ गया, मेरा रास्ता दूसरी तरफ गया। माई होल कॉन्सेप्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम बिगिनिंग। जी जी, मेरा थिंकिंग अलग था। आपके साथ कौन कौन लोग थे जो काम किया करते थे? सब मेरे लिए सब लोग ने बजाया है। कई सिंगर्स ऐसे हैं जिनको आपने पहली बार मौका दिया। सब जितने भी नए सब मेरे से ही निकले आए। एक भी नहीं है जो मेरे से, जब आप सुनीता रॉय को देखो, उषा उत्तुप को देखो, उषा देखो, जितने भी आए हैं, इवन अलीशा चिनाय मेरे से सब आए, अपना शारन प्रभाकर है, सब। एक भी सिंगर नहीं है जो मैं ऊपर नहीं लाया, प्रीति सागर से उठा के। पर लता भाई कुछ कम नहीं है। तरंग का जो गाना गाया था, एक टेक में किया था, इतना मुसीबत गाना है, बहुत मुसीबत गाना था, पूरा अरेंजमेंट के साथ। उसमें एक तबला और 50 स्ट्रिंग्स और एक सारंगी, बस, और कुछ नहीं। तभी कुमार शानी वॉज डूइंग द फिल्म। लता भाई को बोलो फ्री रहेगी, मैं बोला कहाँ फ्री रहेगी, मैं पकड़ के ऐसा रखा हूँ उसको, इधर ना घूमे ना उधर ना घूमे, बीच में गाने का। बहुत अच्छा गाया है, आपने सुना नहीं होगा ना? सुना है, और ये भी सुना है कि उस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद लता बाई लौट कर आई कि वो गाना एक ताल में बना कैसे। हाँ, वो कभी नहीं होता था ऐसा, आपको किसने बताया ये? ये क्या हुआ था, लता बाई और आशा बाई दोनों का ये रूल है, जब तक हम स्टूडियो ना छोड़े तब तक गाना नहीं बजाने का। आपने अप्रूव किया है ना, पसंद आया, बस ठीक है बात, टेक पसंद आया तो ठीक है, अभी हमको जाने दो घर, फिर सुनो आप जितना चाहिए इतना। तो जब ये कौशिक भाई को मैं बोला गाना तो बजाइए, सुनने दो। लता भाई अभी है इधर, गई नहीं है घर, तो मैं नहीं बजा सकता हूँ। तो अंदर आई, बाबा उसको, बाबा गाना बजाइए ना, आप गए नहीं इसके लिए। नहीं मुझे सुनना है, मुझे भी सुनना, मेरे भाई को भी सुनना है। तो हृदयनाथ को बुलाया, बोला सुनो ये गाना। तो बोला तिहाई के बदले दुहाई बनाई है आपने। वो कैसे हो गया ये? वो भी जो गाना जब भी बनाया तभी कुमार वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बोलता है मेरे को जोगिया चाहिए और मेरे को मांड चाहिए और विलंबित 12 मात्रा में चाहिए, बाकी कोई बदला नहीं करें। मैं तीसरा डाला ओपनिंग और एंड में भीम पलासी, तो भीम पलासी, मांड और जोगिया
तीन राग है, एक तबला, 50 स्ट्रिंग्स और एक सारंगी सुल्तान ने बजाया जी। सो हिंदी फिल्म का जो ओरिजिन है ना बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए इतना पॉपुलर है कि बेसिकली इनका ओरिजिन है संस्कृत प्ले, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। वेल वेस्टर्न फिल्म्स है वो वेस्टर्न थिएटर पे बेस्ड है, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्टोरिकल्स, whatever it is, such concepts don't exist in India. You have to have everything, सब चाहिए। पहले चपाती के साथ सब कुछ खाने का, फिर चावल के साथ वही चीज़ वापस खाने की, समझे ना? थैंक यू वनराज जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे मशहूर म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।